हेलो एवरीवन। तो आज यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो मैंने 6 अटेम्प्ट दिए यूपीएससी के अपने पूरे अभी तक मतलब अब तो मेरा अटेम्प्ट खैर ख़त्म हो गया है, तो जिसमें कि मैं 2 बार मेंस दे पाया था। 2024 और 2025 में मैंने कंटिन्यू 2 बार मेंस दिए थे। तो आज मैं आपको अपने जो मेरी जो गलतियाँ हुई उसके बारे में आपको बताऊँगा। और मतलब आज भी भाई मैं अगर देखा जाए तो मतलब अनएम्प्लॉयड ही हूँ, बेरोज़गार ही हूँ देखा जाए तो मैं आपको ये बताऊँगा कि जो मैंने 6 अटेम्प्ट दिए, तो क्या उसमें मेरा जो है वो पूरी तरीके से टाइम वेस्ट हो गया या फिर मतलब टाइम वेस्ट नहीं हुआ। तो देखो, इसका कोई क्लियर आंसर तो देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई यूपीएससी का जो जर्नी है ना, वो लिटरली भाई आपको बहुत कुछ सिखाता है। आप मतलब बहुत कुछ सीखते हो इसमें। अगर आप ढंग से अगर इसका प्रिपरेशन करते हो ना, तो मतलब कहीं भी किसी भी फील्ड में कोई भी रैंडम आपको अगर टॉपिक दे दिया जाए ना भाई, आप उस पर 10 लाइन ईज़िली लिख सकते हो, ईज़िली बोल सकते हो। तो आप मतलब काफ़ी, और आपका जो थिंकिंग एनालिटिक्स है ना, थिंकिंग सोचने का, किसी चीज़ को देखने का, जैसे वो आपका नज़रिया बदल जाता है। जैसे अभी मैक्सिमम लोग अभी क्या सोचते हैं कि जैसे गवर्नमेंट मान लो फ्रीबीज़ दे रही है, तो सबको, मैक्सिमम जनता को क्या लगता है कि भाई वो गवर्नमेंट है, वो पैसा अपने पास से दे रही है। जबकि ऐसा नहीं है भाई, आप पढ़ोगे तो उसमें ये चीज़ पता चलेगा कि नहीं, गवर्नमेंट जो है वो अ, गवर्नमेंट जो है वो टैक्स के पैसा से ही, मतलब एक तरफ से पैसा आपसे लेती है, दूसरी तरफ से वही पैसा आपको देती है, और वो लालच फ्रीबीज़ का कल्चर है। तो ऐसे ही छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो मेरे को मतलब पहले नहीं पता था भाई। मतलब मैं सच बता रहा हूँ कि मेरे को पहले नहीं पता था कि ये क्या होता है। और फिर मेरे को भी लगता था कि हम लोग जो है डायरेक्ट जो है अपने पीएम के लिए जो है वो इलेक्शन में वोट देते हैं कि पीएम का पीएम को चुनने के लिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। हम लोग अपने इंडिविजुअल जो हमारे लोकल लीडर्स होते हैं, जो एमएलए, एमपी होते हैं, हम लोग उनको चुनते हैं, उनके थ्रू जो है वो सीएम और पीएम का जो है वो सेलेक्ट करते हैं। तो ये तो बहुत छोटा चीज़ हुआ है, जो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ों का जो है वो क्लैरिटी होता है कि मतलब जैसा हम लोग सोचते हैं ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। फिर आपको बहुत सारा जो है वो किसी भी चीज़ का प्रोज़, कॉन्स, क्या सही है, क्या गलत है, आप बहुत कुछ सोच सकते हो भाई कि मतलब सही है कि नहीं है। कोई भी जो जैसे कोई भी न्यूज़ में चलता है, तो उसके बारे में एक असम्पशन्स, एक रैंडम जो पीपल है, नॉर्मल पीपल, वो उसके बारे में एक असम्पशन बना लेता है कि उसका एक थिंकिंग हो जाता है कि हाँ, ये सही है तो यही सही है, बाकी अगर उसको दूसरा साइड दिया जाए तो वो बोलेगा नहीं, नहीं, ये गलत है। तो आपके अंदर वो जो थिंकिंग है ना, वो आप एक न्यूट्रल होके हर चीज़ को सोच सकते हो। और इतना ही नहीं भाई, मतलब ये जो जर्नी है ना, मैं इसको बोलूँगा कि भले ही मेरे जो 8 साल हैं वो वेस्ट हुए हैं, लेकिन मैं इसको बोलूँगा कि एक मतलब मेरे लिए काफ़ी अच्छा चीज़ था। और मैंने कभी-कभी गिल्ट भी फ़ील होता है, और कभी-कभी मतलब मेरे को अच्छा भी लगता है कि मैंने इस जर्नी को चूज़ किया। आई हैव लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो मैं इसको कंप्लीटली तो ये तो नहीं बोलूँगा कि ये टाइम वेस्टिंग ही है, तो और मैं इसको ये भी नहीं बोलूँगा कि कंप्लीटली ये टाइम यूटिलाइज़िंग ही है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मतलब सच में अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ ना, तो मतलब मेरे को लगता है कि भाई क्या ही है, इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। 8 साल भाई बहुत बहुत समय होता है। 8 साल मतलब मेरे जो साथ के जो दोस्त हैं भाई, उनके शादियाँ हो गई, वो बच्चे बीवी के साथ खुश हैं, अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं भाई, बहुत आगे, और मैं बहुत पीछे रह गया हूँ। तो एक इस चीज़ का तो रिग्रेट होता ही है कि काश कि मैं कुछ और कर लेता। जैसे मैं सिविल इंजीनियर हूँ, तो मेरे पास भी प्लेसमेंट्स के बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ थे कि मैं ये कर लूँ। बहुत सारे जो साइट इंजीनियर के प्राइवेट साइट इंजीनियर में मेरा प्लेसमेंट हो रहा था, लेकिन मैं भाई प्लेसमेंट में नहीं बैठा कि सोचा कि छोड़ देता हूँ, और मैं इस जर्नी में आया। तो रिग्रेट तो होता ही है भाई, इतने सारे पैसे लग जाना, इतना जो ज़्यादा जो है वो टाइम वेस्ट हो जाना, रिग्रेट तो होता ही है अंदर से। तो मतलब इसका तो मिक्स आंसर है कि जो मेरे जो इतने साल जो बर्बाद हुए, तो क्या ये टाइम वेस्टिंग था यूपीएससी का प्रिपरेशन करना? तो मतलब इसका मिक्स आंसर है हाँ भी और नहीं भी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा मतलब दूसरा जो सवाल है कि मैं इस जर्नी से क्या सीखा? तो इस जर्नी से मैं भाई यही सीखा कि देखो, आप, लाइफ़ है, लाइफ़ में अप्स एंड डाउन्स तो आते रहता है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप हमेशा खुश रह पाओगे। हो सकता है कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर भी हो जाता, तो भी हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं रह पाता, और नहीं है, तो भी मैं तो वैसे खुश नहीं हूँ हालाँकि, पर आगे देखते हैं, कुछ कर लेंगे। लेकिन इस जर्नी में मेरे को यही चीज़ समझ में आया कि भाई लाइफ़ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। जैसे मैं अपना एग्ज़ाम्पल लेता हूँ ना, तो मैं मतलब जब अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, तो मेरा उस समय सीसेट में शायद 2 या 3 क्वेश्चंस की वजह से नहीं हो पाया था। मतलब मैंने उसको रॉन्ग इंटरप्रेट कर लिया था, क्वेश्चन को मैंने गलत समझ लिया था। जैसे क्वेश्चन में पूछा था मैक्सिमम, और मैंने उसका मिनिमम निकाल दिया था, और उसी तरीके से रेशियो में कुछ-कुछ मेरा मिस्टेक्स हो गया था। तो सिर्फ़ सीसेट की वजह से मेरा पहला प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो पाया था। बाकी जब मैं फिर धीरे-धीरे अपने आप को और ज़्यादा पढ़ते गया, तो फिर फाइनली मेरे को मौका मिला 2024 का मेंस देने को। तो मेंस में
मेंस देने में मेरे को यही भाई वो प्रेशर जो होता है ना, वो प्रेशर कितना ज़्यादा फ़ील ये करना, वो मैंने सीखा, प्रेशर को फ़ील करना, प्रेशर हैंडल करना। ऐसा नहीं है कि जो कैंडिडेट जो है सेलेक्टेड होते हैं सिर्फ़ वही मतलब प्रेशर को फ़ील करते हैं। भाई जो एक्सपीरियंस होता है ना, जो सच में जो तैयारी करते हैं ना, वो भी भाई वही प्रेशर को फ़ील करते हैं और वो तैयारी करते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो कि मतलब टेम्परेरी बेसिस पे तैयारी थोड़े समय के लिए की है और थोड़े समय के लिए नहीं की है, मतलब मनमौजी के हिसाब से की है, नहीं की है। जो सीरियस एस्पिरेंट होता है ना भाई, उसको भी प्रेशर झेलना आ ही जाता है। तो ये प्रेशर जो झेलना है ना, वो मेरे को इस जर्नी ने सिखा दी। इससे पहले मेरे को कभी फ़ील ही नहीं हुआ कि एक्चुअल में मतलब प्रेशर क्या होता है, और लाइफ़ में ये चीज़ ना काम आएगा। जब भी ऐसा तो नहीं है कि जो सेलेक्टेड हो गए हैं, जो सेलेक्ट हो गए वो हमेशा अपनी लाइफ़ में खुश ही रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो नहीं हुए हैं वो दुखी ही रहेंगे, मैं भी आगे चल के कुछ ना कुछ करूँगा ही। तो वही है कि सबसे बड़ा जो मेरे को जो नॉलेज जो जर्नी से इस जर्नी से मेरे को मिलता है वो ये है कि भाई प्रेशर जो हैंडल कैसे किया जाता है एक वर्स्ट सिचुएशन में भी, वो चीज़ तो मेरे को इस जर्नी से समझ में आया। तो ये मेरा एक लर्निंग रहा है। और दूसरा लर्निंग ये रहा है कि मतलब अब मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं लगता है कि मैं मतलब कुछ नहीं कर सकता हूँ। मतलब अ, जैसे देखा जाए कि इस एग्ज़ाम से पहले मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब इस एग्ज़ाम से डर वर लगता था कि पता नहीं मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इतना टफ एग्ज़ाम है। प्री भी होता है, फिर मेंस भी होता है, इंटरव्यू भी होता है, मतलब एक हर तरीके से आपको जाँचा परखा जाता है कि आप एक परफेक्ट कैंडिडेट हो या नहीं हो। आपका जीके, जीएस का पूरा नॉलेज टेस्ट किया लिया जाता है। सीसेट के ज़रिए मैथ, रीज़निंग, इंग्लिश ये सब का नॉलेज आपका टेस्ट किया जाता है। मेंस के थ्रू आपका काफ़ी सारा जो है, आप क्या सोचते हो, क्या बोलते हो, इसके बारे में आपका थिंकिंग चेक किया जाता है। इंटरव्यू में आपको जाँचते हैं कि आप इथिक्स, इंटरव्यू में आपको बेसिकली जाँचा जाता है कि आप क्या कैंडिडेट कैसे हो, मतलब आप आगे जाके फ्यूचर में कुछ कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो देश के लिए, तो वही सब चीज़ जाँचा जाता है। तो हर तरीके से आपका इसमें जो है वो आपको टेस्ट किया जाता है। तो ये सब भाई अब मेरे को मतलब इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो गया है कि मैं अपने लाइफ़ में कुछ अच्छा कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि पहले मेरे को डर लगता था कि नहीं, नहीं शायद मैं कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं कर पाऊँगा, बट अब ऐसा नहीं है। अब इससे एक जो अंदर में फ़ियर होता है ना किसी भी चीज़ को देख के, वो चीज़ एक हट गया मेरे अंदर से। तीसरा जो है कि अ, मतलब किसको जो है वो यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है चूज़ करना चाहिए। मतलब कौन जो है, मतलब किसको अपना एग्ज़ाम ये देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो मेरा तो आंसर यही है भाई कि अगर आप अगर इस एग्ज़ाम का 2 साल 1-2 साल तक ढंग से अच्छे से तैयारी करोगे ना, तो एग्ज़ाम निकले या नहीं निकले, आप मतलब काफ़ी कुछ आपको नॉलेज मिल जाएगा। और ट्रस्ट में भाई कि मतलब ये ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही हवा में बोल रहा हूँ कि नॉलेज, नॉलेज, नॉलेज मिल जाए तो क्या ही करूँगा उस नॉलेज का, मतलब नौकरी अगर नहीं हुआ, नहीं सेलेक्ट हुए तो क्या ही करूँगा उस नॉलेज का। भाई नॉलेज सिर्फ़ अगर ये सोच के दोगे क ये सोच के पढ़ोगे कि नौकरी लेना है, तो मैं तो बोलूँगा मत ही करो, क्योंकि ये एग्ज़ाम इतना ज़्यादा अनसर्टेन है। फिर कोई दूसरा एग्ज़ाम देख लो, लेकिन जिसको मतलब एक अ, जैसे बहुत से लोग होते हैं जिनको पढ़ना पसंद होता है, जिनको अब जानना है कि मेरा देश का हिस्ट्री क्या है, मेरा देश का ज्योग्राफ़ी, पॉलिटी कैसा है, और ये सब चीज़ जानना है, तो उसके लिए तो भाई ये बेस्ट है कि आपको 1 से 2 साल तैयारी करना चाहिए। और मतलब किन कैंडिडेट्स को नहीं करना चाहिए भाई, अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटस अगर सही नहीं है तो भाई प्लीज़, प्लीज़ और प्लीज़ मत करना। पहले कोई छोटा-मोटा एग्ज़ाम देख लो, जैसे एसएससी का कोई एग्ज़ाम वगैरह क्लियर कर लो। और कई लोग बोलेंगे ना कि एसएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर लेगा, फिर उसका में जॉब हो जाएगा, तो फिर मतलब नहीं कर पाएगा एग्ज़ाम। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जॉब के साथ-साथ भी काफ़ी ढंग से प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर जॉब नहीं लगेगा ना, तो जॉब नहीं होने पे एक मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा होने लग जाता है जॉब नहीं होने पे, कि मेन मेंटली आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहोगे, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं रहेगा, छोटी-छोटी बातों पे घर से पैसा माँगना कि फ़ोन रिचार्ज करने के लिए ये वो, तो खुद में खराब लगेगा भाई। फॉर्म का फ़ीस भरने में, कोई भी एग्ज़ाम का फॉर्म वॉर्म निकलेगा उसका फ़ीस भरने में, कहीं दोस्तों के साथ जाना उसका, भाई खुद बहुत खराब लगेगा घर वालों से पैसा माँगने में। तो इसलिए अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो जस्ट डू समथिंग एल्स देन यूपीएससी, क्योंकि यूपीएससी भाई एक, सब लोग आके बोलते हैं ना कि 1-2 साल में हो जाएगा, 1 साल तैयारी कर लो हो जाएगा। भाई नहीं होता है 1 साल में। 1 साल में तो 1 डेढ़ साल में तो आपको समझने में ही लग जाएगा टाइम, कि क्या करना है नहीं करना है। सब्जेक्ट को मतलब आपको ऑप्शनल फाइनलाइज़ करने में इतना कन्फ्यूज़न होगा ना भाई, मेरे को लिटरली मतलब मैं एक
1 साल तक कोई ऑप्शनल रखा, फिर उसको चेंज किया कि भाई वो तो मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है। फिर मार्केट में टीचर ढूँढना, ख़ैर अब तो बहुत सारा चीज़ जो है वो मार्केट में अवेलेबल हो चुका है, अच्छे-अच्छे टीचर्स का तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी हमें बहुत टाइम लगता है, को जो हो सकता है कोई एक टीचर है, उसका आपका दोस्त को आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, लेकिन आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो वो भी एक बहुत बड़ा दिक्कत होता है कि टीचर के साथ अपने आप को सीक्वेंसिंग करना कि हाँ, उस टीचर को मेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो भी चीज़ एक बहुत बड़ा दिक्कत होता है। तो वो भी फाइनलाइज़ वगैरह करने में, अपना रिसोर्स को कलेक्ट करने में, एक जो फिक्स रिसोर्स बोलते हैं ना कि एक सब्जेक्ट के लिए एक ही रिसोर्स, तो वो रिसोर्स फाइनलाइज करने में कि आप कौन से कोचिंग का मटेरियल यूज़ करना चाहते हो, या कोई स्टैंडर्ड बुक यूज़ करना चाहते हो, या फिर कैसे पढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए भी भाई टाइम लगता है। तो 1 साल में तो भाई यही सब समझने में, एग्ज़ाम का पैटर्न ही समझने में निकल जाता है। और दूसरा जो इसमें है ना कि 1 साल निकल गया भाई, 6 महीना 7 महीना तो आपको सिर्फ़ मेंस का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में ही लग जाएगा। इतना ज़्यादा मतलब सब लोग आके बोल देता है ना कि 1 डेढ़ साल में निकल जाएगा, निकल जाए भाई, नहीं निकलता है 1 डेढ़ साल में। कम से कम आपको 3 साल तो मिनिमम, 3 साल मैं बोल रहा हूँ, मिनिमम 3 साल आपको देना ही पड़ेगा। और जो टॉपर्स मतलब आके बोलते हैं ना कि मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट निकला, मेरा तो 21 साल में निकल गया, भाई ये भी देखो वो लोग क्लास 10 से ही प्रिपरेशन कर रहा होगा, हो सकता है उसका फैमिली में कोई पहले से ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट होगा, इसलिए उसको पूरा प्रॉपर गाइडेंस मिला क्या करना है, नहीं कि उसको मिस्टेक्स करने का कोई मौका ही नहीं मिला, वो सिर्फ उसको भाई मतलब प्रॉपर गाइडेंस मिला। लेकिन हमारे साथ तो ऐसा है नहीं, तो इसलिए कर लेना चाहिए। और भाई अगर आप दो 2 या 3 अटेम्प्ट ऑलरेडी दे चुके हो, तो भाई मैं तो बोलूँगा कि किसी और एग्ज़ाम को आप देखो भाई, क्योंकि 2-3 अटेम्प्ट आपने दे दिया है, तो मतलब आपका प्रिपरेशन जो है वो ठीक-ठाक हो गया होगा। इससे आपने काफ़ी कुछ पढ़ लिया होगा। तो अब तो मैं यही बोलूँगा कि आप कुछ और दूसरा ट्राई करो, और थोड़ा-थोड़ा टाइम निकाल के मतलब दिन में अगर फुल टाइम एस्पिरेंट हो तो 12 घंटे में जो मान लो 4 घंटा हो सकता है इसको यूपीएससी को दे दो, और 8 घंटा रिमेनिंग कोई अदर जो आप कोई दूसरे एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए दे दो, या फिर अगर पॉसिबल हो तो कंप्लीट जो है वो प्लान बी पे स्विच कर जाओ 8 महीने से 1 साल तक, क्योंकि एसएससी, सीजीएल वगैरह, बैंकिंग, रेलवे, ये सब एग्ज़ाम जो है ना वो मतलब 8 महीना का प्रिपरेशन में ईज़िली क्लियर हो सकता है, ईज़िली। मतलब 8 महीने तो भाई फिर भी बोल रहा हूँ, मैक्सिमम बोल रहा हूँ 6-7 महीना की, 6 महीने में क्लियर हो किया जा सकता है। तो ऐसा कुछ बड़ा बात नहीं है, जीके जीएस ऑलरेडी आपका कंप्लीट रहेगा। फिर प्लान बी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? डेफ़िनेटली होना चाहिए प्लान बी, भाई बिल्कुल होना चाहिए प्लान बी। प्लान बी सब लोग बोलेगा कि प्लान बी जो है वो डीमोटिवेट करेगा, बट भाई प्लान बी मोटिवेट करता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। आपके पास प्लान बी में कुछ भी हो सकता है, आप कोई स्किल सीख लो, यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, वो करो, उससे अर्निंग करो, या फिर टी दूसरों को टीचिंग वगैरह दो, उससे थोड़ा बहुत अर्निंग करो। हालाँकि ये प्रॉपर प्लान बी में कंसिडर नहीं होता, प्लान बी मतलब आपका दूसरा स्टेट पीसीएस वगैरह हो गया, ये सब चीज़ है, ठीक है। एसएससी वगैरह का एग्ज़ाम्स वगैरह है प्लान बी में, लेकिन ये सब स्किल वगैरह भी आप सीख सकते हो, काफ़ी कुछ स्किल्स वगैरह में बहुत कुछ आ जाता है, वो आप सीख सकते हो। एंड नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि मेरी जो मिस्टेक्स थी तो क्या-क्या थी। तो भाई मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी जो गलतियाँ थी ना वो मतलब ये था कि सबसे पहले जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो एक मेरे मतलब दोस्त था, उसका दोस्त का भैया थे, तो मैं उनसे गाइडेंस ले लिया कि कैसे क्या करना है, पढ़ाई कैसे करना है। तो मतलब वो भाई मेरे लिए सबसे बड़ा जो है डिज़ास्टर वो साबित हुआ, क्योंकि एक रॉन्ग गाइडेंस आपको भाई मतलब आप सोच नहीं सकते हो कि आपका कितना साल वो आपका वेस्ट कर देगा। और मेरा उस केस में क्या रॉन्ग गाइडेंस था, वो मेरे को बोले कि न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर दो। तो भाई मैं मेरे को लगा कि वो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो मैं भी मतलब न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ने लगा। अब भाई वो न्यूज़पेपर मैं पढ़ता, उन्होंने बोला कि द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ो, द हिंदू का मैं न्यूज़पेपर पढ़ने लगा। मैं था हालाँकि मैं सीबीएसई मीडियम स्कूल से ही हूँ, 10th तक मैंने पढ़ाई किया सीबीएसई मीडियम स्कूल में, लेकिन आप सबको पता है कि इंडिया का जो सीबीएसई स्कूल है वो सिर्फ़ नाम का इंग्लिश मीडियम स्कूल रहता है, बाकी उसमें कितना इंग्लिश बोलना सिखाया जाता है वो सब आपको सबको पता ही होगा। तो इसलिए मेरे को उतना कुछ समझ में नहीं आता, द हिंदू का पेपर तो मैं भाई एक पेपर पढ़ने मेरे को लग पूरा पूरा दिन भर लग जाता था भाई। फिर उस पेपर का पूरा वो बोले कि उसका वर्ड मीनिंग लिखो, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक मैं उसका वर्ड मीनिंग लिखता था भाई, उसी में पूरा दिन। और ऐसे ही करते-करते भाई फिर उसका मैं वीडियो देखता था, एनालिसिस वीडियो कोई अगर बना रहा है तो उसमें एनालिसिस वीडियो देखता था, वो करते भाई मेरा पूरा दिन चला जाता था पूरा पेपर पढ़ने में। फिर भाई मैं वैसे करता गया, फिर मेरे को 1 साल बाद रियलाइज़ हुआ भाई कोई फ़ायदा नहीं है पेपर पढ़ने का। मतलब लिटरली भाई
कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आपका स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट नहीं है, स्टैटिक और पीवाईक्यू और ये ऑप्शनल, तब तक भाई कोई लिटरली कोई फ़ायदा नहीं है भाई करंट अफ़ेयर पढ़ने का। करंट अफ़ेयर एक नमक की तरह काम करता है। सब जैसे सब्ज़ी में नमक होता है ना, वैसे ही आपके प्रिपरेशन में करंट अफ़ेयर एक नमक का काम करता है। जब तक आपका क्या बोलते हैं स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट नहीं है, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हो भाई। लिटरली सिर्फ करंट अफेयर के पढ़ पढ़ के कुछ नहीं होगा। इस पहले ही स्टैटिक कंप्लीट करो, देन अपना पीवाईक्यू करो, प्री और मेंस दोनों का पीवाईक्यू करो। फिर जाके वो करंट अफेयर का टेंशन लो। पहले से ही मैं बहुत सारे एस्पिरेंट्स को देखता हूँ कि पहले से ही करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा टेंशन, इसका वीडियो देख रहे हैं, उसका वीडियो देख रहे हैं, बट कोई फ़ायदा नहीं होता भाई, लिटरली कोई फ़ायदा नहीं होता है। और एक दूसरा जो मिस्टेक्स जो कॉमनली लोग करते हैं वो ये है कि कॉमनली ये करते हैं कि वो लोग ना मतलब एनसीईआरटी के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना है। टीचर्स भी बोल देते हैं एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है। भाई मतलब एनसीईआरटी सिर्फ कौन-कौन सा सब्जेक्ट का पढ़ना है, ये आपको बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है। जैसे ज्योग्राफ़ी में क्लास 11th का एक क्लास 11th का ज्योग्राफ़ी आप पढ़ सकते हो। हालाँकि दोनों ज्योग्राफ़ी को आप पढ़ सकते हो क्लास 11th वाला, तो वो एक वर्थ इट है। लेकिन कोई बोलता है हिस्ट्री का एनसीईआरटी, तो भाई ये तो बिल्कुल वर्थ इट नहीं है भाई। हिस्ट्री का एनसीईआरटी वगैरह कुछ नहीं, एक स्टैंडर्ड सोर्स पकड़ो कहीं से, वो करो। जैसे स्टैंडर्ड सोर्स में बहुत सारे हिस्ट्री के आते हैं, वो करो। और और एनसीईआरटी में तो भाई मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी का एनसीईआरटी ही काम का है, वो भी 11th 12th का, बस और कुछ नहीं भाई। मतलब ये दोनों आप कर लो, 11th और 12th का ज्योग्राफी का एनसीईआरटी, बस वही है सफिशिएंट। बाकी उसके अलावा कोई एनसीईआरटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, वो उसमें सिर्फ आपका टाइम वेस्ट ही होगा बस, और कुछ नहीं होगा। आप एनसीईआरटी पढ़ने के बाद भी आप उसी पे जंप करोगे स्टैंडर्ड सोर्स में ही। तो पॉलिटी के लिए बहुत लोग बोलेगा कि 6 से 12th का एनसीईआरटी पढ़ो, भाई कोई ज़रूरी नहीं है भाई, आप डायरेक्ट लक्ष्मीकांत पे शिफ्ट कर सकते हो। और फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि बहुत सारे जो है वो टेस्ट सीरीज वगैरह जो है वो बहुत सारे टेस्ट सीरीज की मतलब मैं एक एक दो मेरे जान पहचान में थे कि मतलब वो लोग ना मतलब दिल्ली रहता था, तो वो लोग फॉरम आईएएस ये सब का टेस्ट सीरीज आपको पता ही है कितना महंगा आता है। तो वो लोग क्या करता था कि टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज लगाते रहता था, सिर्फ टेस्ट सीरीज लगाते रहता था, और महंगा महंगा टेस्ट सीरीज। और मतलब ये सोचता था कि ये कोचिंग का लगा लेंगे, वो भी कोचिंग का, और फाइनली क्या होता था कि सिर्फ टेस्ट ही देने में वो लोग का पूरा समय निकल जाता था, और ना ही उन लोगों का भी एनालिसिस कर पाता था, ना ही वो लोग कभी पीवाईक्यू किया। भाई सबसे पहला टेस्ट सीरीज अगर आप देने का सोच भी रहे हो ना, तो सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करके पीवाईक्यू को कम से कम तो 5 से 10 बार करो भाई। पीवाईक्यू पीवाईक्यू मतलब भाई वो गेम चेंजर है। पीवाईक्यू पीवाईक्यू ही है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा भाई। टेस्ट सीरीज तो वो बाद में आता है। टेस्ट सीरीज पहले पीवाईक्यू कंप्लीट करो, उसके बाद टेस्ट सीरीज पे जंप करना। इतना महंगा महंगा टेस्ट सीरीज लेने की कोई जरूरत नहीं है भाई। आपको सब लोग बोलेंगे कि हाँ मेरे कोचिंग का टेस्ट सीरीज ले लो, मेरे कोचिंग का टेस्ट सीरीज ले लो, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। कोई जरूरी नहीं है टेस्ट सीरीज का। पीवाईक्यू आप करके चले जाओ, आप पीवाईक्यू करके चले जाओ, मेरे को लगता है उसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पीवाईक्यू स्टैटिक। और मैं तो बोलता हूँ भाई कि जो ये सब लोग बोलते हैं ना कि न्यूज़पेपर, करंट अफेयर, ये मैगज़ीन, वो मैगज़ीन, बिना करंट अफेयर का भी भाई बहुत लोग का सिलेक्शन हुआ है। बिना करंट अफेयर, अ, बिना एनसीईआरटी का बहुत लोग का सिलेक्शन हुआ है। और एक रॉन्ग गाइडेंस मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जो टॉपर्स लोग आते हैं वो बोलते हैं कि मैंने यहाँ से कोचिंग लिया, मैं वहाँ से कोचिंग लिया। भाई एक टॉपर तो मतलब मेरा ऑप्शनल खैर सोशियोलॉजी था, तो उसमें मैं एक टॉपर्स का इंटरव्यू देख रहा था कि वो एक प्लेटफ़ॉर्म पे बोल रहा था मैं पूरा कोर्स यहीं से किया हूँ, वहीं दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे जाके बोल रहा था कि मैं ये पूरा कोर्स यहाँ से किया हूँ। भाई टॉपर से ज़्यादा ना मिसगाइड कोई नहीं करता है भाई। लिटरली वो लोग मतलब भाई ये तो बोलने के लिए है कि टॉपर्स हो गया तो और एथिक्स वगैरह पेपर दिया है, इतना ईमानदार ईमानदार, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। वो लोग मेरे को लगता है कि टॉपर्स ना डे 1 से ही करप्शन चालू कर देते हैं भाई। वो लोग बड़ी-बड़ी कोचिंग का फ़ोन आता है, उनको पैसे दिए जाते हैं, और वो भाई उनको फिर जो बोलो वो बोलने को रेडी हो जाते हैं। भाई ऐसे आपने बहुत सारे देखा ही भी होगा कि अभी तो खैर कंट्रोवर्सी भी बहुत ज़्यादा, अभी तो खैर बहुत ज़्यादा पार्शियलिटी हो भी गया है कि टॉपर्स का भी बहुत ज़्यादा बोलने से पहले सोचते हैं कि हाँ ये तो नेट पे वायरल हो जाएगा। लेकिन फिर भी भाई बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई अभी भी। मतलब टॉपर्स का अपना मतलब 2-3-4 टॉपर्स का सुनो इंटरव्यू। मैं नहीं मना नहीं करता हूँ कि मत सुनो, लेकिन अपना एक डिसीजन, फाइनल डिसीजन खुद ही लो भाई। मतलब दूसरे के इन्फ्लुएंस में मत आके लेना कोई भी डिसीजन कि हाँ ये हो गया, वो हो गया, वो कुछ बोल दिया, वो टॉपर ये सब्जेक्ट का ये सोर्स बता रहा है, वो टॉपर तो वहाँ से कोचिंग किया। भाई कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। सेल्फ स्टडी ही सबसे बेस्ट है। सेल्फ स्टडी से ही जो होगा होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि अ,
अब हम लोग फाइनली इसको कंक्लूड करते हैं, तो वही आप सबको मतलब अगर तैयारी कर रहे हो तो भाई अच्छे से करो, मतलब ऐसा नहीं कि, और मिनिमम कम से कम 2 साल तो तैयारी में दो, 2 साल स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट हो जाता है 2 साल में, अच्छे से करो कहीं से। और एक एक चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक बार ना मतलब जैसे कोचिंग वगैरह, एक कोचिंग एक बार लेना मतलब मेरे को मतलब ऐसा लगा था कि कोचिंग मतलब नहीं लेना चाहिए, लेकिन 2-3 साल तक मेरे मन में ये बैठ चुका था कोचिंग लेना बेकार है, क्योंकि काफ़ी हद तक मतलब सही भी है, लेकिन फिर भाई कोचिंग से एक चीज़ जो मेरे को फ़ायदा लगा ना, जो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कोचिंग का मेरे को फ़ायदा क्या मिला। मैं 2000 आई थिंक 2023 में मैंने कोचिंग लिया था, कोचिंग जॉइन किया था मैंने, सस्ता सा ही कोचिंग जॉइन किया था, कोई बहुत महँगा जॉइन नहीं किया था। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो वहाँ से मैंने जॉइन किया, और मतलब एक चीज़ जो मेरे को फ़ायदा हुआ ना कि वो लोग थोड़ा सीक्वेंस में हर चीज़ बताता है, तो उससे आपका काफ़ी टाइम जो है वो सेव हो जाता है उसमें। और सीक्वेंस में एक बार आपको मतलब ओवरव्यू हर चीज़ का पता चल जाता है कि हाँ, क्या है, नहीं है। वो एक थिंकिंग जो टीचर आपको देता है ना, वो मतलब तो एक बार भाई मेरे को तो मैं मतलब 100% तो कोचिंग पे रिलाई करने के लिए नहीं बोलता हूँ कि कोचिंग पे रिलाई करो, लेकिन एक बार ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आप बिगिनर हो तो एक बार 1 साल के लिए भाई कोचिंग ले लो। और कोई ज़रूरी नहीं है भाई कि कोई महँगा कोचिंग ही लो, कोई कोई भी भाई टेलीग्राम पे इतने सस्ते-सस्ते में कोर्स आते हैं, भाई कहीं से भी ले लो, बस एक बार मतलब कोचिंग ले लो। और वो कोचिंग में ना आपको मतलब एक गाइडेंस मिल जाएगा, गाइडेंस। और भाई मेरे को लगता है गाइडेंस का एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके घर में कोई बड़े भैया-दीदी या फिर कोई मतलब आपके ज जान-पहचान में कोई है, तो एक बार उनसे गाइडेंस ले लो, और तो वो ठीक है। लेकिन अगर कोई भी नहीं है ना, तो मतलब यूट्यूब पे तो बहुत सारा आ गया अब गाइडेंस करने वाला, तो ठीक है फिर भी। लेकिन कोचिंग का मतलब मेरे को थोड़ा-सा रिक्वायरमेंट लगता है भाई कि 1 साल ना आपको कोचिंग ले लेना चाहिए, क्योंकि कोचिंग से भाई काफ़ी कुछ आपको मतलब सीखने को मिलेगा, कैसे आंसर राइटिंग लिखना है। वो ख़ैर आप बाद में खुद डेवलप करोगे, लेकिन मैं मतलब शायद अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन एक मतलब गाइडेंस मिलता है भाई। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।